नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का 7 चैप्टर, जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो दोस्तों, इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं और आप लोगों ने अगर उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख ले, क्योंकि अधिकांश जो इस चैप्टर का जो टॉपिक है उन दोनों ही वीडियो में मैंने कवर करवा दिया है। अब दो तीन ऐसे टॉपिक रह गए थे जिसको करवाना बहुत ज़रूरी था, तो वो 3 टॉपिक मैं इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में जो भी टॉपिक अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखें और सभी टॉपिक आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझ में आ जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यार वीडियो को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक को समझना स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये जो वीडियो है एनिमेशन वीडियो नहीं है, बल्कि मैं पीडीएफ के थ्रू आपको टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगा। बट हाँ, इतना कह रहा हूँ कि आपको हर एक टॉपिक बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझ में आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर दें। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा पहला टॉपिक है इटली के नगरों का पुनरुत्थान। सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि भाई जो इटली के जो नगर थे उसका पुनरुत्थान कैसे हुआ, मतलब कि दोबारा से ये इटली के जो नगर थे वो कैसे फले फूले थे, ज़्यादा विकसित हुए थे, ठीक है। इसकी हम बात करने वाले इस टॉपिक में। तो देखिए, इसको समझने से पहले आप समझे रोमन साम्राज्य के बारे में कुछ चीज़ें आप जान लें। जैसे कि आपको रोमन साम्राज्य के बारे में मैंने पढ़ाया था, तो मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ और बहुत ही विशालकाय साम्राज्य था, है ना। देखो, रोमन साम्राज्य लगभग 7वीं सदी के आसपास रोमन साम्राज्य का अंत हो जाता है, ठीक है, 7वीं सदी के आसपास। तो जब 7वीं सदी के आसपास रोमन साम्राज्य का अंत होता है तो रोमन साम्राज्य 2 भागों में बढ़ जाता है, एक पूर्वी रोमन साम्राज्य और एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य। सो दोस्तों, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है उसको हम कहते हैं वाइजेंटाइन साम्राज्य, वाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से भी हम जानते हैं। तो जब रोमन साम्राज्य का जो पतन हुआ, तो रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही साथ क्या हुआ, जो इटली के जो राजनीतिक और सांस्कृतिक जो केंद्र थे वो भी क्या हो गए, खत्म हो गए, उनका भी विनाश हो गया। जैसे कि इसमें पहला पॉइंट लिखा भी है कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद क्या हुआ, इटली के जो राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र जो थे उनका क्या हो गया, विनाश हो गया। तो दूसरा पॉइंट जो बताया गया है कि उस समय क्या था कि वहाँ पे कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी, कोई ऐसी सरकार नहीं थी जो कि वहाँ की मतलब शासन व्यवस्था को चला सके। भले ही वहाँ पे पोप का दबदबा था, पोप थोड़ा मजबूत तो था, लेकिन इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था कि पूरे यूरोप में उसका वर्चस्व कायम रह सके, ठीक है। पूरे यूरोप में उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये पोप जो थे वो नहीं थे। और इसके अलावा इटली बहुत ही कमज़ोर देश था, कई टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक है। इटली बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर देश था और अनेक प्रकार के टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक है। और लेकिन फिर भी क्या हुआ, यहाँ पे इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्रदान की थी। हम बात करते हैं कि कैसे कैसे मतलब इटली के नगरों का पुनरुत्थान हुआ। तो देखिए दोस्तों, एक तो वाइजेंटाइन साम्राज्य की हम बात कर लेते हैं। वाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच में क्या हुआ, व्यापार बढ़ने लग गया, ठीक है। व्यापार बढ़ा, लगभग हम बात करें ये 12वीं 13वीं सदी की बात करें तो व्यापार बढ़ा इन दोनों देशों के बीच में, जिससे क्या हुआ, इटली के जो बंदरगाह थे वो दोबारा से पुनर्जीवित हो गए। बंदरगाह आप समझते होंगे, बंदरगाह एक ऐसा जगह जहाँ पे जो भी समुद्री जहाज़ें होती है वो रुकती है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जब बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच में व्यापार स्टार्ट हुआ तो जो इटली के जो बंदरगाह थे वो दोबारा से पुनर्जीवित हो गए। और वहाँ के जो नगर है, नगर की बात करिए तो इटली के प्रमुख नगर में आप फ्लोरेंस की बात कर सकते हैं, ठीक है, आप वेनिस की बात कर सकते हैं। तो ये प्रमुख ऐसे नगर थे, एक गणराज्य थे, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से दरबारी नगर थे। दरबारी नगर यहाँ यानी कि जहाँ पे शासक रहते हैं, जहाँ पे शासक अपना दरबार लगाते हैं, ठीक है। और राजकुमार, यहाँ का शासन जो चलाता था वो कौन चलाता था, राजकुमार चलाता था। तो ये 2 प्रमुख नगर हो गए आपके। इसके अलावा इसमें जो सबसे प्रसिद्ध कुछ और नगर है जिसमें आप बता सकते हो, वेनिस का नाम ले सकते हो, ठीक है। वेनिस हो गया आपका, जिनेवा हो गया आपका, ये बहुत ही ज़्यादा प्रमुख और प्रसिद्ध नगर थे। और इन नगरों में क्या था, इन नगरों में जो धर्माधिकारी होते थे या फिर जो जो सामंत होते थे वो उतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे। आपको पता है सामंतवादी व्यवस्था के बारे में आप लोगों ने 6ठे चैप्टर में पढ़ा था। तो ये ज़्यादा शक्तिशाली इन नगरों में नहीं थे। अब नगर के जो धनी व्यापारी होते थे, नगर के इन नगरों के जो धनी व्यापारी थे या फिर महाजन जो होते थे, महाजन मतलब जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते थे, वो क्या करते थे, यहाँ की शासन व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाते थे, शासन को चलाने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते थे। और जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों के अंदर नागरिकता की भावना उत्पन्न होने लग गई। और इसके अलावा आप बात करेंगे कि जब कभी सैनिक तानाशाही भी यहाँ पे आ जाता था, सैनिक व्यवस्था जब लागू हो जाती थी तब भी लोगों के बीच में नागरिकता की भावना पनपी रहती थी। और आपको बता दूं कि सबसे पहले जो विश्वविद्यालय यूरोप में, अगर सबसे पहले कहीं अगर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो वो इटली ही थी, ठीक है।
पुनर्जागरण के समय काल में सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना इटली में हुई थी। जैसे कि आप यहाँ पे बात करो, पादुआ विश्वविद्यालय आपका आप एक नाम ले लो, बोलोनिया विश्वविद्यालय है एक, ठीक है। तो ये शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे ये, और यहाँ पे क्या होता था, इन विश्वविद्यालयों में विधि शास्त्र जैसे जो विषय है उसका अध्ययन करवाया जाता था। तो इन सभी कारणों से इटली के नगरों का पुनरुत्थान हुआ, और सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत भी इटली से ही मानी जाती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जितने भी पॉइंट यहाँ पे 10 पॉइंट जो समझाया गया आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले टॉपिक की हम बात करते हैं। दोस्तों अगला हमारा जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही आसान टॉपिक है, जो है पुनर्जागरण काल में महिलाओं की स्थिति, ठीक है। पुनर्जागरण के काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? आपको पता है पुनर्जागरण का समय काल यानी कि लगभग 14वीं से हम 16वीं सदी की बात करें, जब यूरोप में महिलाओं की भूमिका की यहाँ पे बात की जा रही है, महिलाओं की स्थिति की बात की जा रही है। तो देखिए दोस्तों, उस समय क्या था, महिलाओं को एक तो नागरिकता के अधिकार से और व्यक्तिगत अधिकार से वंचित रखा गया था, ठीक है। ना तो उनको नागरिकता का अधिकार दिया गया और ना ही उनको जो भी उनके जो व्यक्तिगत अधिकार होते थे वो उनको प्रदान किए गए थे। इसके अलावा आपको पता है कि जैसे सार्वजनिक जीवन में क्या होता था कि अभिजात वर्ग की अगर हम बात करें, अभिजात वर्ग यानी कि बहुत ज़्यादा जो संपन्न परिवार होते थे, वहाँ के अगर हम बात करें तो वहाँ पे के परिवार में क्या होता था, पुरुषों का ही दबदबा होता था। किसका दबदबा होता था? पुरुषों का। और महिलाएं मतलब कोई भी निर्णय में अपना बात नहीं रख सकती थी, मतलब अपने किसी भी प्रकार का राय देने का अधिकार नहीं था। पति के कारोबार वगैरह में भी किसी प्रकार का राय नहीं दे सकती थी। इसके अलावा शिक्षा की बात करें तो भाई शिक्षा किनको प्रदान किया जाता था? सिर्फ लड़कों को, मतलब पढ़ने लिखने के लिए स्कूल वगैरह किसको भेजते थे? सिर्फ लड़कों को ही भेजते थे। लड़कियों की शिक्षा को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, लड़कों को महत्व दिया जाता था ताकि वो आगे अपनी जिम्मेदारी को उठा सके, अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके, ठीक है। इसके अलावा कई बार क्या होता था कि विवाह से प्राप्त जितने भी दहेज वगैरह मिलता था, ठीक है, उन दहेज को क्या करते थे वो एक तरीके से अपने कारोबार पारिवारिक कारोबार स्टार्ट करने में, कोई व्यवसाय स्टार्ट करने में पूरी तरीके से क्या कर देते थे, वो खर्च कर दिया करते थे, ठीक है। और महिलाओं को यह अधिकार भी नहीं था कि वो अपने मतलब किसी भी कारोबार में चलाने में अपने अधिकार का दावा कर सकती थी और या फिर अपने पति को राय दे सकती थी, ऐसा कुछ अधिकार उनके पास नहीं था। इसके अलावा दोस्तों कई बार क्या होता था कि दहेज का प्रबंध नहीं हो पाया। मान लो कि जो स्त्री है वो अपने शादी की से पहले जो दहेज की जो रकम जो अदा करनी थी वो दहेज की रकम लड़कों वालों को नहीं दे पाए, तो उस समय क्या होता था, उस लड़की को त्याग दिया जाता था। उसको या तो मठ में भेज दिया, मठ में भिक्षुणी बनने के लिए उनको भेज दिया जाता था। तो इस तरीके से महिलाओं के जीवन बहुत ज़्यादा कष्टदायक हो गई थी। लेकिन कई बार ये देखा गया कि हम अगर दूसरे परिवार की बात करें, जैसे कि यहाँ पे आप व्यापारिक परिवार की महिलाओं की बात कर सकते हो, कोई व्यापारिक परिवार है या फिर साहूकार परिवार की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यापारिक परिवार की महिलाएं क्या करती थी, विशेष किस्म की भूमिका निभाती थी। जब उनके पति किसी गांव या किसी नगर दूसरे नगर में चले गए व्यापार करने के लिए, तो उस समय वो महिलाएं क्या करती थी, अपने पति के दुकान को संभालती थी, ठीक है, उसके कारोबार को क्या करती थी, संभालती थी। तो ये यहाँ पे महिलाओं की, अब यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि किस फैमिली, कैसी फैमिली से बिलोंग कर रही है ना। अब ज़्यादा ऊँचे घराने में, अभिजात घराने की बात करें तो वहाँ पर महिलाओं की स्थिति ज़्यादा खराब थी। लेकिन अगर व्यापारिक और साहूकार परिवार की बात करें तो यहाँ पे महिलाओं की स्थिति थोड़ी ठीक ठाक थी। तो ये आपको 10 पॉइंट बताने थे महिलाओं की स्थिति जो कि पुनर्जागरण समय काल में थी। दोस्तों हम समझते हैं विज्ञान और दर्शन, अरबियों का योगदान। विज्ञान और दर्शन में अरबियों ने अपना क्या विशेष किस्म का योगदान दिया है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान पॉइंट्स है, इसके भी आप ज़्यादा कठिन नहीं है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि पूरे मध्यकाल में क्या था, ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे। मतलब जो भी ईसाई जो थे मध्यकाल में, वो क्या थे, जो यूनान के जो विद्वान हैं और इसके अलावा जो रोम के जो विद्वान हैं उनसे परिचित थे, ठीक है। और विशेषकर आप बात करो यहाँ पे, जैसे हम 14वीं सदी की में अनेक विद्वानों की बात करें तो प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों का अनुवाद भी लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था, ठीक है। आपको पता है यूनान के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिकों में से, विचारकों में से एक है सुकरात और प्लेटो, अरस्तु इनका नाम आता है, ठीक है। तो अरबी में प्लेटो को कहा जाता है अफलातून। ये चीज़ आप याद रखिए, अरबी में हम प्लेटो को किस नाम से जानते हैं, अफलातून के नाम से जानते हैं। और अरस्तु को हम किस नाम से जानते हैं, तो अरस्तु को हम बोलते हैं एरिस्टोटिल, ठीक है, एरिस्टोटिल बोल देते हैं। तो इस नाम से हम जानते हैं अरबी भाषा में इसको। इसके अलावा एक और क्या हो रहा था कि जो यूरोप के जो विद्वान थे वो क्या कर रहे थे, यूनानी ग्रंथों का अरबी में अनुवाद जो किया गया था उसका अध्ययन करने की कोशिश कर रहे थे। यूरोप के विद्वान की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। यूरोप के जो विद्वान थे वो क्या कर रहे थे, यूनानी ग्रंथों का जो अरबी में अनुवाद किया गया था उसका अध्ययन करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ जो यूनानी विद्वान है और जो अरबी विद्वान है वो क्या कर रहे थे,
मतलब जितने भी अरबी ग्रंथ है या जो भी मतलब ग्रंथ है, फारसी ग्रंथ है, फारसी विद्वानों की कृति है, उसका यूरोपीय लोगों के बीच में क्या कर रहे थे, उसका प्रचार कर रहे थे, प्रचार प्रसार में अपनी विशेष किस्म की भूमिका निभा रहे थे। ठीक है। अब ये सारे जो ग्रंथ थे, ज़्यादातर ग्रंथ जो थे, जो संबंधित थे, जिसका अनुवाद अलग अलग भाषा में किया जा रहा था, वो विज्ञान से संबंधित ग्रंथ थे या गणित से संबंधित थे, खगोल विज्ञान से संबंधित थे। खगोल विज्ञान आप समझते होंगे, अंतरिक्ष की बात करें यहाँ पे, औषधि विज्ञान आप समझते होंगे। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से संबंधित ये ग्रंथ थे जिसका अलग अलग भाषा में अनुवाद किया गया था। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ अरबी लेखकों की बात कर रहे हैं, अरबी दार्शनिकों की हम बात कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक नाम दिया गया है टॉलमी। ठीक है। टॉलमी ने मतलब एक ग्रंथ लिखी थी जिसको हम कहते हैं अल्मजेस्ट। ठीक है। अल्मजेस्ट ग्रंथ है, एक तरीके से खगोल शास्त्र के ऊपर आधारित ग्रंथ था। ठीक है। और इसका ये एक तरीके से यूनानी भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया? ये यूनानी भाषा में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसका अनुवाद भी अरबी भाषा में किया गया था। ठीक है। उसके बाद है, अब हम बात करते हैं कुछ मुस्लिम लेखक थे जिसमें आप लोगों ने इब्न सीना का नाम सुना होगा। ठीक है। इब्न सीना के बारे में हम वैसे 4th चैप्टर में ही समझ चुके हैं। तो इब्न सीना आपको पता है, उन्होंने चिकित्सा का सिद्धांत बहुत ही फेमस उन्होंने एक अपनी कृति लिखी थी। ठीक है। मध्य एशिया के जो बुखारा जो शहर है वहाँ से ये संबंधित है। इब्न सीना दार्शनिक थे एक। ठीक है। और इसके अलावा एक और नाम आप बता सकते हैं, एक लेखक है अल राजी। ठीक है। अल राजी जिन्होंने आयुर्वेदिक विश्वकोश की रचना की थी। किसकी रचना की थी? आयुर्वेदिक विश्वकोश की रचना की थी, और लेखक थे अल राजी। ठीक है। ये भी एक मुस्लिम लेखक थे, तो इनका भी विशेष किस्म का योगदान रहा अरबी एक तरीके से विचारों को फैलाने में। ठीक है। इसके अलावा आप स्पेन के एक और अरबी दार्शनिक है जिनका नाम है इब्न रसूद। ठीक है। तो इब्न रसूद को हम लातिनी में क्या बोलते हैं? अविरोज बोलते हैं। ठीक है। ये भी एक दार्शनिक थे, और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे, जो धार्मिक विश्वासों में जो तनाव था ना, उस तनाव को मतलब एक तरीके से सुलझाने की कोशिश करते थे। जो धार्मिक विश्वास है उसमें लोगों के बीच में जो तनाव बना रहता है उसको सुलझाने की कोशिश, ये आपका जो नाम मैंने आपको बताया इब्न रसूद, ये किया करते थे। ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका टॉपिक, विज्ञान और दर्शन में अरबियों का जो योगदान था वो भी आपको मैंने समझा दिया है। तो ऑलमोस्ट आपके इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक समझाए गए थे मैंने आपको समझा दिया है। आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे जाकर सर्च मारिए रोशन सा स्टडी पॉइंट, और वहाँ पे मेरे को फॉलो करें आप। और इसके अलावा आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितने भी चैप्टर के आपके नोट्स हैं टेलीग्राम पे ही आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब इस चैप्टर का जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको जाकर सर्च करना है रोशन सा स्टडी पॉइंट और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।